हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 में आप सभी का स्वागत है। ट्रिपल ईएम में कुछ क्वेश्चन पिछले लेक्चर में बताए गए थे। कम से कम 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो है और हैं जिन्हें बताना है, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो है ट्रिपल ईएम में जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर लिखा गया है। इसके बारे में थोड़ा हमें बताना है। लेकिन ट्रिपल ईएम में और मेजरमेंट में जो भी लेक्चर दिया गया है, जो भी बातें उसमें बताई गई हैं, उससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। उससे बाहर क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। बस आप लोग बातों को ध्यान दीजिए जो भी बताया गया है, और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। अभी ट्रिपल ईएम का पेपर होने में अभी टाइम है, उससे पहले हम पेपर दे रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन का भी पेपर दे दिया जाएगा। अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि देखने में, बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। तो कोशिश ये कीजिए कि अगर अगले सेमेस्टर में सही से पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, टाइम टू टाइम पढ़ना है, तो उस कंडीशन में क्या है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करवाइए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं। और अभी 500 सब्सक्राइबर का कोई मतलब थोड़ी ना होता है। थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हम चाहते हैं कि हमारा चैनल जो है हाईलाइट हो जाए, तो थोड़ा हम अपनी क्वालिटी को बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर कैमरे से वीडियो शूट करेंगे। अभी तो हम मोबाइल से वीडियो शूट करते हैं, ठीक है। अभी तो क्या है, वीडियो अपलोड करने में मेरा ही ज़्यादा खर्चा है, क्योंकि हमारे पास 3 सिम है। 3 सिमों में जो है हमारा नेट है 55 रुपये का, उसमें नेट डलवाइए, फिर वीडियो अपलोड कीजिए। काफ़ी ज़्यादा MB का वीडियो बन जाता है, तो उसमें मेरा भी खर्चा ही जाता है। हालांकि उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, लेकिन कम से कम हमारा जा रहा है, ठीक है। कम से कम ये तो हो सकता है कि आप लोग उस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और क्या कहते हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वालों से सब्सक्राइब करवाइए, उनका भी सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। और उसके बाद जो है, जो थर्ड सेम फाइनल ईयर में हैं, उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आप लोग कोशिश कीजिए। और जो थर्ड सेमेस्टर में है उनसे तो सब्सक्राइब करवाइए ही, ठीक है। इससे क्या है कि आगे आप लोगों को ही फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट क्रम से चलेंगे, और मैं जो चीज़ बता दूंगा वही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। मैं जितना क्वेश्चन बता दूंगा उसी क्वेश्चन में से ही पूरा टोटल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। हमें इलेक्ट्रिकल का क्राइटेरिया बहुत अच्छे तरीके से पता है, चाहे वो डिप्लोमा का पेपर हो, चाहे JEE का पेपर हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप लोगों के लिए ही अच्छा होगा। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बाद में जो है डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, थर्मोकपल में प्रयुक्त मटेरियल। थर्मोकपल में प्रयुक्त मटेरियल, थर्मोकपल हमने आपको पढ़ाया है कि उसमें मटेरियल यूज होते हैं, कॉपर, कांस्टेंटन, क्रोम, स्टील, समझ में आया। तो ऐसे कई सारे मटेरियल हैं, उसमें क्या होते हैं, यूज होते हैं। वो चीज़ तो आप मेजरमेंट में पढ़ ही चुके हैं। तो थर्मोकपल में प्रयुक्त मटेरियल, तो मटेरियल के नाम लिखिए, उनका टेम्परेचर रेंज लिखिए, तो इतना काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न कार्यों के लिए उपयुक्त विसंवाही पदार्थों के कारण सहित एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, विसंवाही पदार्थ मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल। विसंवाही पदार्थ मतलब क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। अब कह रहा है कि जैसे कुंडली के लिए और हीटिंग एलिमेंट के लिए और कम्यूटेटर के लिए आप इंसुलेटिंग मटेरियल लिखिए कि कुंडली में हम कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं, हीटिंग एलिमेंट में हम कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं, और जैसे इमर्सन रॉड हो गया उसमें हम इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं, तो कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं। कम्यूटेटर में 2 कॉपर सेगमेंटों के बीच में हम माइका इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज करते हैं, समझ में आया। अब क्या है, ये चीज़ आपको पहले भी बता ही दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से वो बना करके क्या कर रहा है, पूछ रहा है, समझ में आया। देखिए, एस्बेस्टॉस आपको पहले भी बताया गया, माइका आपको पहले भी बताया गया। इम्प्रिग्नेटेड कागज, एक इम्प्रिग्नेटेड क्या होता है, कागज आता है, जो बाइंडिंग करते वक्त तो पहले कागज को उसमें लगा दिया जाता है, तब जाके बाइंडिंग की जाती है, उसके ऊपर से फिर कागज को क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, ठीक है। उसे इम्प्रिग्नेटेड कागज बोलते हैं। इम्प्रिग्नेटेड का मतलब ये होता है कि वो वार्निश तेल में भीगा हुआ होता है। हालांकि अब जब कागज को डालेंगे तो ऐसा नहीं कि वार्निश तेल आपके हाथ में लग जाएगा, वार्निश तेल में भीगा हुआ होता है, लेकिन वो लगता नहीं है, वो एकदम कायदे से उसमें चिपका हुआ रहता है, ठीक है। देखिए, एस्बेस्टॉस आपको पढ़ाया गया, माइका आपको पढ़ाया गया। मतलब क्या है कि इंसुलेटिंग मटेरियल, ये सब क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल, एस्बेस्टॉस और माइका। पहले मतलब जो क्वेश्चन बताया गया उसमें आपको इसे बताया गया, ठीक है। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को इसने दूसरे तरीके से क्या कर दिया है, पूछ दिया है। देखिए, कह रहा है कि कुंडली
कुंडली में कौन सा इंसुलेटिंग विसंवाही पदार्थ यूज होता है, उसका कारण सहित वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। कारण सहित क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो कुंडली में इंसुलेटिंग मटेरियल इम्प्रेग्नेटेड कागज यूज किया जाता है, इसलिए यूज किया जाता है ताकि वाइंडिंग कोर से टच ना हो। समझ में आया? तो तमाम सारी बातें हैं, आप लोग पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा। जैसे एस्बेस्टास है आपका, एस्बेस्टास हीटिंग एलिमेंट में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे इमर्सन राड है, तो इमर्सन राड होगा ना तो उसमें देखेंगे उसमें आपका हीटिंग एलिमेंट होगा, हीटिंग एलिमेंट के चारों तरफ आपका एस्बेस्टास मटेरियल होता है, इसीलिए इमर्सन राड को हम जब छूते हैं तो करंट नहीं मारता है, जबकि गर्मी का एहसास होता है, ठीक है। और पानी में डाल देते हैं तो पानी हमारा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। कम्यूटेटर में किन्हीं दो कॉपर सेगमेंटों के बीच में हम इंसुलेटिंग मटेरियल माइका का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन विद्युत रोधी पदार्थ। देखिए विसंवाही यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर विद्युत रोधी पूछ रहा है, तो ये सब एक ही वर्ड है। इसी को इंग्लिश में इंसुलेटिंग मटेरियल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब विद्युत रोधी पदार्थ बोल सकते हैं या फिर विसंवाही पदार्थ बोलिए। विद्युत रोधी पदार्थों के वैद्युत गुण और रासायनिक गुण क्या हैं, मतलब उनके अंदर वैद्युत गुण क्या होना चाहिए और उसका रासायनिक गुण क्या होना चाहिए। रासायनिक मतलब क्या है कि जो हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, विद्युत रोधी पदार्थ होता है, वो रासायनिक रूप से सेफ रहे, मतलब ऑक्सीजन का, एयर का उस पर कोई ना प्रभाव पड़े, किसी प्रकार से केमिकल रिएक्शन से वो क्या हो रहे, बचा रहे। समझ में आया? उसके अंदर ऐसा गुण होना चाहिए। और उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिकल रूप से उसमें लीकेज करंट कम से कम होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए, ना के बराबर लीकेज करंट होनी चाहिए, लगभग 0 करंट उसमें फ्लो होनी चाहिए। तो इस तरीके का मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। तो विद्युत रोधी पदार्थों के वैद्युत गुण और रासायनिक गुण, तो रासायनिक रूप से अच्छा होना चाहिए और वैद्युत रूप से भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जैसे कह रहा है टेम्परेचर और आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो एक अलग क्वेश्चन हो गया। लेकिन अब कह रहा है कि जो विद्युत रोधी पदार्थ हैं उन पर टेम्परेचर और आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा, यह एक नया क्वेश्चन बन गया। समझ में आया? यह क्या बन गया, नया क्वेश्चन बन गया। ये क्या है ना, जैसे कहानी की तरह अगर आप पढ़ लेंगे ना तो इस क्वेश्चन को आप आसानी के साथ कर जाएंगे, ठीक है। अब विद्युत रोधी पदार्थ जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, उसके बाद माइका हो गया, पेपर हो गया, ग्लास हो गया, ये सब क्या है, विद्युत रोधी पदार्थ ही हैं, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, गुण पढ़ना है, उन पर टेम्परेचर का, वायुमंडल का क्या प्रभाव पड़ता है, सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे उच्च तापीय चालकता मतलब हाई थर्मल कंडक्टिविटी और हाई थर्मल स्टेबिलिटी के इंसुलेटिंग मटेरियल का प्रयोग किस प्रकार इलेक्ट्रिकल मशीन और उपकरण की रेटिंग में अभिवृद्धि करता है। देखिए होता क्या है, यदि हम कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल हम किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में यूज कर रहे हैं तो इंसुलेटिंग मटेरियल से हमारे रेटिंग पे इफेक्ट पड़ता है। समझ में आया? अब जैसे मान लीजिए हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर 10 kVA रेटिंग का है, लेकिन यदि उसी ट्रांसफार्मर में हम हाई क्वालिटी का अगर इंसुलेटिंग मटेरियल यूज कर दें तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ इसलिए जाएगी क्योंकि हाई क्वालिटी का जो इंसुलेटिंग मटेरियल होगा उसकी टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होगी। समझ में आया? तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में उसकी रेटिंग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वही ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये हाई थर्मल कंडक्टिविटी और हाई थर्मल स्टेबिलिटी के इंसुलेटिंग मटेरियल का प्रयोग किस प्रकार इलेक्ट्रिकल मशीन एवं उपकरण की रेटिंग में अभिवृद्धि करता है। मतलब क्या है कि हाई स्टेबिलिटी और हाई थर्मल कंडक्टिविटी वाला जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है वो इलेक्ट्रिकल मशीन या उपकरण में किस प्रकार उसकी रेटिंग को क्या करता है, वृद्धि करता है। तो कहने का मतलब है कि हाई क्वालिटी का जब इंसुलेटिंग मटेरियल आप यूज करेंगे तो उसकी रेटिंग बढ़ जाएगी। समझ में आया? अब पहले 10 kVA था, अब हाई क्वालिटी का यूज कर दीजिए, उसमें लो क्वालिटी का निकाल करके, तो क्या उसकी रेटिंग बढ़ जाएगी, 20 kVA हो जाएगा। समझ में आया? तो कहने का तो इस तरीके से रेटिंग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस तरीके से रेटिंग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वही ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जो बातें हमने बताई हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है। सबसे पहले पढ़े तो लोग होते हैं बहुत कुछ, क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं क्योंकि क्वेश्चन ही उनको नहीं समझ में आता है, ठीक है। खनिज तेल क्या होता है? देखिए ट्रांसफार्मर में जो ऑयल यूज होता है उसी को खनिज तेल बोलते हैं, ठीक है। तो खनिज तेल को पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसके निम्न उपयोग की विवेचना कीजिए।
इसके निम्न उपयोग की विवेचना की। जैसे देखिए निम्न मतलब ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर और कैपेसिटर। कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच भी खनिज तेल का यूज़ किया जाता है। सर्किट ब्रेकर में आर्क बुझाने के लिए भी खनिज तेल का यूज़ किया जाता है। ट्रांसफार्मर को कूल करने के लिए भी खनिज तेल का उपयोग किया जाता है, जिसे ट्रांसफार्मर ऑयल के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। तो खनिज तेल को क्या कर लीजिएगा, यूज कर लीजिएगा। तो खनिज तेल क्या है, इसके निम्न उपयोग की विवेचना दीजिए। अब देखिए ट्रांसफार्मर में क्या करता है, कूलिंग के लिए यूज करता है, वाइंडिंग और कोर के बीच इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। सीबी में भी कूलिंग के लिए यूज होता है। कैपेसिटर में आपकी उसकी परमिटिविटी चेंज होगी तो उसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की परमिटिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है। देखिए विद्युत अभियांत्रिकी मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज होने वाले प्लास्टिक मटेरियल के निर्माण हेतु एक्सट्रेशन और मोल्डिंग विधियों का वर्णन कीजिए। मोल्डिंग मतलब क्या है, ढलाई से मतलब है, ठीक है, कि किससे मतलब है, ढलाई। ये एक्सट्रेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रेशन और मोल्डिंग ये क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। मोल्डिंग और एक्सट्रेशन पढ़ के जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा क्या है ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मोल्डिंग मतलब क्या है, ढलाई से रिलेटेड है। मतलब जो प्लास्टिक अपन ढलाई, सांचे में ढलाई करके क्या किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इम्प्रिग्नेशन से आप क्या समझते हैं। इम्प्रिग्नेशन का मतलब क्या है, जैसे हमारा पेपर होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल में पेपर होता है, तो पेपर को हम वार्निश तेल में डाल देते हैं, डाल के निकाल लेते हैं तो सूख जाता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, इम्प्रिग्नेशन बोला जाता है। उस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा, इम्प्रिग्नेशन बोला जाएगा। तो इम्प्रिग्नेशन से क्या समझते हैं, और इम्प्रिग्नेशन सूत तथा कागज के अनुप्रयोग बताइए। मतलब क्या है, जो सूत होते हैं उनको भी इम्प्रिग्नेटेड किया जाता है और कागज को भी इम्प्रिग्नेटेड किया जाता है, तो इसके अनुप्रयोग बताइए, समझ में इसके क्या लाभ हैं। तो इस चीज़ को ये क्या करता है, जानना चाहता है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेराइट क्या है, फेराइट क्या है, फेराइट में कठोर फेराइट क्या है, नर्म फेराइट क्या है, ठीक है। फेराइट में कठोर फेराइट क्या है, नर्म फेराइट क्या है, इसके गुण जानिए और इसके दोष जानिए, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन भी लिखिए कि कहाँ पर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। कठोर और मृदु चुंबकीय पदार्थ। अब देखिए यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर फेराइट है तो एक कठोर फेराइट है और एक क्या है, नर्म फेराइट है। लेकिन यहाँ पर कठोर चुंबकीय पदार्थ और मृदु चुंबकीय पदार्थ है। ऐसा नहीं कि इसका आंसर जो है इसमें लिख दीजिएगा, समझ में आया। ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। कठोर चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं, जैसे आपका कोबाल्ट स्टील हो गया, एल्निको हो गया, ये सब क्या है, कठोर चुंबकीय पदार्थ हैं। मृदु चुंबकीय पदार्थ आपका क्या हो गया, सॉफ्ट आयरन हो गया, सिलिकॉन स्टील हो गया, परमालय हो गया, सुपरमालय हो गया, सीआरजीओ हो गया। ये सब क्या है, मृदु चुंबकीय पदार्थ हैं। इनके गुणों के बारे में आपको बताना है, एक एक दो दो लाइन लिखना है। जिस हिसाब से क्वेश्चन मतलब जितने नंबर का होगा उस हिसाब से लिखना है। जो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी में आपको ज़्यादा लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लौह तथा अलौह पदार्थ में अंतर और यूज बताइए। लौह जो लोहा होता है और जो मतलब लोहा नहीं होता है उसमें अंतर बताना है और उसका क्या बताना है, यूज बताना है। कुल मिलाकर के लौह और अलौह की परिभाषा बढ़िया से जान लीजिए, मटेरियल के बारे में जान लीजिएगा, अलौह पदार्थों के बारे में भी जान लीजिएगा, ठीक है। उनके क्या गुण और दोष होते हैं, उनमें थोड़ा अंतर यहाँ पे बताना है और उसका यूज भी आपको क्या करना है, बताना है। और ग्रेन दिग्विन्यास स्टील, समझ में आया, ये भी आपके बुक में दिया है, ग्रेन दिग्विन्यास स्टील। ग्रेन दिग्विन्यास स्टील, स्टील जो है मशीनों में यूज किया जाता है कोर को बनाने के लिए। तो ग्रेन दिग्विन्यास स्टील क्या है, समझ में आया। उसका ग्रेन दिग्विन्यास, स्टील का ग्रेन दिग्विन्यास किया जाता है। ग्रेन दिग्विन्यास इसलिए किया जाता है, ये हिंदी थोड़ा कठिन होता है, ताकि फ्लक्स उसमें आसानी के साथ क्या कर सके, फ्लो कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सीआरजीओ, कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड, सीआरजीओ एंड नॉन ग्रेन ओरिएंटेड, ठीक है। शीट स्टील का वर्णन कीजिए, शीट स्टील का वर्णन कीजिए। मैं शुरू में क्या कर रहा था कि एक नया चैनल बनाया था, तो उसमें मैं इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं यही पढ़ा रहा था कि मटेरियल। अब मटेरियल में हमने सीआरजीओ और नॉन ग्रेन ओरिएंटेड के बारे में हम शायद थोड़ा बहुत पढ़ाए थे, उसके बाद उस चैनल को बंद कर दिया गया। अब यहाँ पे क्या है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ लीजिएगा, उस चैनल से कोई मतलब नहीं है। सीआरजीओ और नॉन ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन शीट स्टील का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन 1-2 बार क्या किया गया है, पूछा गया है, लेकिन फिर भी ये आ सकता है।
तीन मिश्र धातुओं जिन्हें मैग्नेटिक मटेरियल की श्रेणी में रखा गया है उनके नाम और संघटक और अनुप्रयोग बताइए। देखिए हमने उसका आंसर भी लिख दिया है, तो लेकिन आपको इससे ज़्यादा लिखना है। अब यहाँ पे क्या है, तीन मिश्र धातु हैं जिन्हें मैग्नेटिक मटेरियल की श्रेणी में क्या किया गया है, रखा गया है। जैसे कोबाल्ट स्टील हो गया, एल्निको हो गया और क्रोम स्टील हो गया। ठीक है, तो क्रोम स्टील किन किन चीज़ों से बना है, कोबाल्ट स्टील किससे बना है, एल्निको किससे बना है, किसका यूज कहाँ पर करते हैं, बस इतना ही क्या करना है, एक दो दो तीन तीन लाइन क्या कर देना है, इसके बारे में लिख देना है जो भी मटेरियल में होगा आपके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ट्रांसफार्मर में सीआरजीओ का वर्णन करो। अब देखो यहाँ पे सीआरजीओ का वर्णन आपने किया, वही चीज यहाँ पे वर्णन कर दीजिए। ये दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम ही है, क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ रहा है। चुंबकीय पदार्थों से आप क्या समझते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल से आप क्या समझते हैं। देखिए लौह और अलौह पदार्थों में मतलब अंतर बताइए। लौह पदार्थ क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है। यहाँ पर जब लौह पदार्थ पढ़ेंगे तो चुंबकीय पदार्थ भी आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। चुंबकीय पदार्थों से आप क्या समझते हैं, समझ में आया। उसके बाद एक नया क्वेश्चन है ग्लास का पूरा डिफिनीशन आपको पढ़ना है, उसका यूज भी पढ़ना है, उसके गुण भी पढ़ने हैं। माइका का पूरा डिफिनीशन और यूज और गुण पढ़ना है। एस्बेस्टास अभी हाल ही में हमने आपको बताया था। सिरामिक क्या होता है, ठीक है, सिरामिक क्या होता है। और खनिज तेल के बारे में अभी हमने आपको बताया था, खनिज तेल भी पढ़ना है, सिरामिक भी पढ़ना है। ये क्या है, दो नंबर में परिभाषा, ये डिफिनीशन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस पर टिप्पणी आपको लिखना है। एपॉक्सी रेजिन क्या होता है, हाई स्कूल में भी आप लोग इसे पढ़े होंगे। ठीक है, खनिज तेल तो हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे, माइका भी हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे। ठीक है, इस पर क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है। अब क्या है, एक अलग क्वेश्चन है, तापनम और ताप दृढ़ पदार्थों में अंतर, उदाहरण और क्या बताइए, उपयोग बताइए। समझ में, तापनम और ताप दृढ़ पदार्थों में अंतर, उदाहरण और क्या बताइए, उपयोग बताइए। जैसे होता है ना कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, कुछ इस टाइप के पदार्थ हैं शायद है। अब यहाँ पे क्या है, परमेबिलिटी की परिभाषा। ठीक है, परमेबिलिटी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था तो मैंने इसमें लिख दिया है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन रिवाइज हो सके। परमेबिलिटी का मात्रक हेनरी पर मीटर होता है। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल हमने पढ़ाया था, वो क्या मैग्नेटिज्म चैप्टर मैंने पॉलिटेक्निक पाठशाला में पढ़ाया था, तो वहाँ पर आपको हमने परमेबिलिटी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया था। हाई परमेबिलिटी से मशीन में क्या लाभ है, बहुत ही लाभ है। मैग्नेटाइजिंग करंट कम हो जाती है, समझ में आया, मैग्नेटाइजिंग करंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यही तो मेन चीज़ है, जिससे पावर फैक्टर उसका क्या हो जाता है, मशीन का इम्प्रूव हो जाता है। फ्यूज की संरचना बताइए, फ्यूज की संरचना क्या होती है, फ्यूज की संरचना बताइए। थोड़ा फ्यूज के बारे में आप लोग इसमें लिख दीजिएगा। उच्च सिलिकॉन और हाई सिलिकॉन स्टील एलॉय के गुण और धर्म बताइए। देखिए सिलिकॉन स्टील होता है, तो सिलिकॉन स्टील में क्या होता है कि थोड़ा सिलिकॉन ज़्यादा मिला दिया जाता है और थोड़ा सिलिकॉन क्या मिला जाता है, कम मिला दिया जाता है। तो सिलिकॉन जब उच्च होता है स्टील में तो उस समय क्या उसके गुण और दोष होंगे, क्या एप्लीकेशंस होंगे। जब हाई सिलिकॉन होगा स्टील में तो उस समय उसके गुण दोष और क्या होंगे, एप्लीकेशन होंगे। जैसे रजिस्टर है, रजिस्टर, कैपेसिटर और क्या है, इंडक्टर। ये किस मटेरियल से बनता है, रजिस्टर किससे बनता है, रजिस्टर जो है हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल से बनता है। कैपेसिटर कंडक्टर के बीच इंसुलेटिंग मटेरियल से बनता है। इंडक्टर कॉपर क्वाइल से बनता है। जब कॉपर कंडक्टर को आप क्या करेंगे, क्वाइल के फॉर्म में लपेट देंगे तो वही हमारा क्या कहलाता है, इंडक्टर कहलाता है। ठीक है, किस मटेरियल से बना होता है। तो एक एक लाइन इसमें भी क्या करना है, लिखना है। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल मशीन के आयु पर ओवरलोड के प्रभाव का वर्णन कीजिए और कार्यकारी टेम्परेचर के साथ विषमवाही पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए। देखिए होता क्या है, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल मशीन पर अगर आप लगातार ओवरलोड दे रहे हैं, लगातार ओवरलोड, तो क्या उसकी आयु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हाँ, तो जाहिर सी बात है, किसी भी मशीन पे हमेशा ओवरलोड देंगे, हमेशा ओवरलोड देते ही रहेंगे तो मशीन क्या होता है, जल्दी खराब हो जाता है। समझ में आया, उसकी इफिशिएंसी वगैरह बहुत क्या होने लगती है, कम होने लगती है। धीरे धीरे उसका इंसुलेशन खराब होने लगता है। तो ये चीज़ है कि इलेक्ट्रिकल मशीन के आयु पर ओवरलोड का क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। और कार्यकारी टेम्परेचर के साथ विषमवाही पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए। जैसे एक होता है क्लास ए वाई टाइप, अब एक होता है क्लास ए टाइप और क्लास सी टाइप, बी टाइप और क्लास सी टाइप टेम्परेचर।
मतलब कई सारे इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, 5-6 टाइप के इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, जैसे क्लास वाई टाइप, क्लास ए टाइप, क्लास बी टाइप, क्लास सी टाइप, क्लास डी टाइप, ऐसे कई सारे इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं जो आपके शरण में बुक में भी क्या किया गया है, दिया गया है। तो टेम्परेचर, उनका टेम्परेचर लिखना है कि क्लास ए टाइप इंसुलेटर का कितना टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेसिटी है, समझ में आया, और कौन कौन से इंसुलेटिंग मटेरियल उसके अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार क्लास ए में लिखना है, क्लास बी में, क्लास सी में, क्लास डी में, ऐसे करके क्या करना है, लिखना है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या किया जाता है, 5 नंबर में पूछा जाता है। तो ट्रिपल ई एम में आपका इतना ही क्वेश्चन है और इस इतने क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा इसी से आएगा, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और एक भी क्वेश्चन अगर बाहर पूछ लेगा तो हमसे आके मिलिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, हमने ट्रिपल ई एम का क्वेश्चन बता दिया है। और ट्रिपल ई एम के क्वेश्चन को भले थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और सब पढ़े हुए क्वेश्चन हैं आपके, जान लीजिए। अभी तो बहुत समय है और ये क्वेश्चन अपने पास रख लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एग्जाम में सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से करके आएंगे। नंबर आपको कैसे मिल, देखिए होता क्या है, जो चीज़ आप पढ़ के जाइए एग्जाम में लिख कर आइए। एग्जाम में जो पेज होता है ना, बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए किसी को नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फिर भी अगर कोई चीज़ वो याद किया है तो उस क्वेश्चन को लिखकर उसी क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर लिख दीजिए, समझ में आया। तो कॉपी को अगर छोड़कर आएंगे, पेज को छोड़कर आएंगे तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन क्या है, बढ़िया तरीके से आ रहा है तो बढ़िया तरीके से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसको अगर नहीं आ रहा है तो वो भी कॉपी को छोड़ कर ना आए, उसमें इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड चीज़ों को लिख डाले हो कुल मिला करके, समझ में आया। अब अनाप शनाप चीज़ें मत लिखिएगा, कुछ लोग अनाप शनाप चीज़ें भी लिख देते हैं तो इस तरीके से नंबर नहीं मिलता। आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं। तो आज का क्लास यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।